Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtaza Kait and welcome to the another video of IFRS 15 that is revenue from contract with customers. IFRS 15 की लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था, तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था. वन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, सेकंड वन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल. सर इन तीनों के हवाले से अगर क्विक रिकैप करें तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी यानी कि आपने कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव कर लियो एडवांस में, या कस्टमर से आपका कंसिडरेशन ड्यू हो गया हो, आपका राइट टू पेमेंट ड्यू हो गया हो, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज अगर आपने फ्यूचर में प्रोवाइड करनी है तो आप अपने पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो. कस्टमर से हमने कंसिडरेशन एडवांस में रिसीव कर लियो या हमारी कंसिडरेशन ड्यू हो चुकी है लेकिन गुड्स एंड सर्विस फ्यूचर में प्रोवाइड करने हैं तो हम अपने पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो. दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म थी कॉन्ट्रैक्ट रिसीवल. कॉन्ट्रैक्ट रिसीवल इज द अनकंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन इररिस्पेक्टिव के परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई, इररिस्पेक्टिव के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हुए या नहीं हुए. जिस वक्त आपका राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल है, चाहे आपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किए हो, चाहे आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड ना किए हो, आप अपने पास कॉन्ट्रैक्ट रिसीवल रिकॉर्ड करते हो. और थर्ड है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट. कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज द कंडीशनल राइट टू कंसिडरेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइडेड. यानी कि कस्टमर को आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, लेकिन जो आपकी राइट टू कंसिडरेशन, आपका राइट टू पेमेंट है, वो कंडीशनल है, वो डिपेंडेंट है किसी फ्यूचर इवेंट पे, किसी फ्यूचर परफॉर्मेंस पे, तो आप अपने पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड करते हो. अब इन तीनों टर्म्स के हवाले से कुछ आईएफआरएस 15 की ही इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है हमारे सामने, उनको कवर करता है. हमारे पास आईएफआरएस 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल आ रही है जिसमें कहा गया है X Limited entered into a contract to transfer product A and B to Y Limited in exchange for ₹1000. एक कंपनी X Limited जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके तहत प्रोडक्ट A और B एक कंपनी Y Limited को ट्रांसफर करना है अगेंस्ट द प्राइस ऑफ 1000. प्रोडक्ट A is to be delivered on 28th Feb and प्रोडक्ट B is to be delivered on 31st March. प्रोडक्ट A की डिलीवरी 28 फेब पे होगी, प्रोडक्ट B की डिलीवरी 31 मार्च पे. The promise to transfer product A and product B are identified as separate performance obligation. Rupees 400 is allocated to product A and rupees 600 is allocated to product B. Revenue is recognized when control of each product is transferred to Y Limited. कह रहा है ये जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को हमने ट्रांसफर करना है, डिलीवर करना है, ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. 1000 रुपए में से 400 रुपए प्रोडक्ट ए के अगेंस्ट है और 600 रुपए प्रोडक्ट बी के अगेंस्ट है. और रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे जब हम प्रोडक्ट का कंट्रोल यानी कि प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे. अब दो सिचुएशन है हमारे पास, सिचुएशन वन, सिचुएशन बी. रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है जनरलाइज द अबव. सिचुएशन नंबर वन में कहता है X Limited has unconditional right to payment on delivery of each product separately. यानी कि जिस वक्त मैंने प्रोडक्ट ए डिलीवर किया उस वक्त मेरे पास प्रोडक्ट ए का अनकंडीशनल राइट आ जाएगा. जिस वक्त मैंने प्रोडक्ट बी डिलीवर किया उस वक्त मेरे पास प्रोडक्ट बी का अनकंडीशनल राइट आ जाएगा. तो अगर मैं सिचुएशन ए की, अगर मैं सिर्फ सिचुएशन ए की सिंपल सी जनरल एंट्रीज ड्रॉ करूं तो सर सिचुएशन ए में हमारे पास क्या होगा, सर सिचुएशन ए में हमने 28 फेब पे प्रोडक्ट ए डिलीवर किया और प्रोडक्ट ए की कंसिडरेशन कितनी थी 400, और प्रोडक्ट ए की कंसिडरेशन हमारी प्रोडक्ट ए की डिलीवरी पे अनकंडीशनल हो गई. तो हम 28 फेब पे ही कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट करेंगे 400 से और रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे 400. ये बेसिकली प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू है. और फिर प्रोडक्ट बी हमने कब डिलीवर किया, 31 मार्च पे. तो 31 मार्च पे हम अपने पास कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट करेंगे जो भी प्रोडक्ट बी के अगेंस्ट अलोकेटेड अमाउंट थी 600, और प्रोडक्ट बी का रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे दैट इज 600. सिंपल. सिचुएशन टू में कहता है, सिचुएशन टू में कहता है पेमेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ए इज कंडीशनल ऑन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी. पेमेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ए इज कंडीशनल ऑन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी. यानी प्रोडक्ट ए की डिलीवरी में करूंगा 28 फेब पे, लेकिन प्रोडक्ट ए की पेमेंट मुझे उस वक्त मिलेगी जब मैं प्रोडक्ट बी डिलीवर कर दूंगा. दैट इज कंसिडरेशन ऑफ 1000 इज ड्यू ओनली आफ्टर एक्स लिमिटेड हैज ट्रांसफर्ड बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी टू वाई लिमिटेड. यानी कि पूरे 1000 रुपए में उस वक्त रिकवर कर सकता हूं, उस वक्त मेरी पेमेंट ड्यू होगी जब मैंने ए और बी दोनों डिलीवर कर दिए हो.
देखिए इस केस में यानी कि सिचुएशन 2 में हमारी जनरल एंट्रीज क्या बनेंगी? सिचुएशन नंबर 2 में हमने 28 फेब पे प्रोडक्ट ए डिलीवर कर दिया, यानी प्रोडक्ट ए का कंट्रोल प्रोडक्ट ए की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, तो हमें प्रोडक्ट ए का तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो हमारे पास रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा 400 से। लेकिन अब मैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनली है, वो कंडीशनल है प्रोडक्ट बी की डिलीवरी पे। तो जब हमारे पास राइट टू कंसिडरेशन कंडीशनल हो तो हम अपने पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड करेंगे 400 से। इसके बाद 31 मार्च पे हमने प्रोडक्ट बी डिलीवर कर दिया। जब प्रोडक्ट बी डिलीवर कर दिया तो प्रोडक्ट ए एज वेल एज प्रोडक्ट बी दोनों की पेमेंट का राइट अनकंडीशनल हो गया, यानी कि 31 मार्च पे मैं अपने पास कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड करूंगा 1000 से। जो मैंने 400 का कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया था अब वो खत्म कर दूंगा, और प्रोडक्ट बी की मैंने डिलीवरी की है तो मैं प्रोडक्ट बी का 600 का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास सिंपल सी इलस्ट्रेशन थी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एसेट कॉन्ट्रैक्ट रिसीवर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था। इसी तरीके से नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट केसेस हैं, केस वन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड केस बी नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों की रिक्वायरमेंट में हमसे जनरल एंट्रीज मांगी गई है। कहता है on 1st January case 1 cancelable contract, on 1st January an entity entered into a cancelable contract to transfer a product to the customer on 31st March. The contract requires the customer to pay consideration of 1000 in advance on 31st January 2019. The customer paid the consideration on 1st March 2019 and the entity transferred the product on 31st March 2019. अब इस केस में बहुत सारी डेट इन्वॉल्व है तो मैं अपने पास एक टाइमलाइन बना लेता हूं। यहां देखिएगा सर, टाइमलाइन के हिसाब से सबसे पहले on 1st January 2019 an entity entered into a contract to transfer product to a customer. सर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के तहत 1st January 2019 ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट डेट है, इस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमने प्रोडक्ट ट्रांसफर कब करना है, डिलीवर कब करना है, 31 मार्च को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत कस्टमर टू पे 1000 इन एडवांस ऑन 31 जनवरी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत 31 जनवरी 19 पे जो हमारी पेमेंट है ये ड्यू हो जाएगी, यानी कि हम पेमेंट मांग सकते हैं। इसके बाद कस्टमर पे द कंसिडरेशन ऑन 1st मार्च, कस्टमर ने एक्चुअली कब पे किया, 1st मार्च पे, तो इसके बाद 1st मार्च 19 पे ये पेमेंट डेट है, इस दिन हमें एक्चुअली पेमेंट हुई। और इसके बाद हमने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया 31 मार्च पे, 31 मार्च 19 ये हमारी डिलीवरी डेट, ठीक है। ये हमारे पास एक पूरा टाइमलाइन बन गया। केस वन में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है, कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जब तक दोनों में से कोई एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस या अपनी पेमेंट ना कर दे, सामने वाला या वो वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। यानी कि जब तक मुझे कस्टमर पैसे ना दे दे, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। जब तक मैं कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज ना दे दूं, हम दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। ये कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है। नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि अब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब हम पीछे नहीं हट सकते, अब हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। हम दोनों केसेस में जनरली देखेंगे। पहले हमने केस वन देखा है। केस वन में होगा क्या कि सबसे पहले अगर हम देखें केस वन, सर सबसे पहले 1st January 2019 पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट के सिग्नेचर पे तो हमें कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग कि ना पेमेंट रिसीव हुई है, ना पेमेंट ड्यू हुई है, ना गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किए। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के तहत 31 जनवरी पे पेमेंट ड्यू हो गई, पेमेंट रिसीव करने का राइट है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट एक कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी हो सकता है कस्टमर पेमेंट ड्यू तो हो गई, ना दे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। इस केस में हम 31 जनवरी 19 पे भी कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है। नॉन कैंसिलेबल होता तो कुछ और होता, उससे हम थोड़ी देर में देखेंगे।
इसके बाद कस्टमर ने एक्चुअली 1 मार्च पे पेमेंट कर दी। तो 1 मार्च पे इसने जब 1000 रुपए की मुझे पेमेंट की, तो मेरे पास 1 मार्च 19 पे कैश डेबिट 1000। अब कैश आया, मैंने 1000 रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मैं क्रेडिट क्या करूं? सर मैं रेवेन्यू क्रेडिट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कस्टमर को गुड्स दिए ही नहीं है। गुड्स कब दूंगा? फ्यूचर में दूंगा। मैं अपने पास कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। और फिर फाइनली 31 मार्च में मैंने गुड्स डिलीवर कर दिए। 31 मार्च 19 कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट 1000। क्लियर है? इसके बाद सेकंड सिनेरियो पे आता है। सेकंड सिनेरियो में सारी बातें वही हैं, बस फर्क ये है कि अब नॉन कैंसिबल कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, ऑन 1 January 2019 an entity entered into a non-cancelable contract to transfer a product to customer on 31st March. The contract requires the customer to pay consideration of first 1000 in advance on 31st January. The customer paid the consideration on 1st March and the entity transferred the product on 31st March 2019. यानी सारी डेट सारा डेटा सेम है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका नॉन कैंसिबल है। पहले वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिलेबल था। अब देखिए, अगर नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो इस केस में क्या होगा? ये हमारा केस ए था, ये हमारा केस बी, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो अब मैं या कस्टमर इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकते। सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 1 जनवरी 19 पे। देखिए, 1 जनवरी 19 पे जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो ना पेमेंट रिसीव हुई, ना पेमेंट ड्यू हुई, ना गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किया, तो हमें 1 जनवरी पे तो कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के तहत पेमेंट ड्यू कब हो जाएगी सर? 31 जनवरी पे। तो 31 जनवरी पे अब हमें एंट्री बनानी है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक नॉन कैंसिबल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या एंट्री बनानी है सर? कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल डेबिट 1000 एंड कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट 1000। क्योंकि अब पेमेंट ड्यू हो गई है, यानी कि हमारा राइट टू कंसिडरेशन अनकंडीशनल है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिया। और पेमेंट ड्यू हो गई, लेकिन गुड्स एंड सर्विस फ्यूचर में देना है, दूसरी तरफ अपने पास कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दिया। फिर कस्टमर ने एक्चुअली 1 मार्च पे पेमेंट की है हमें, तो 1 मार्च 19 पे कैश डेबिट 1000 और कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल जो हमने रिकॉर्ड किया था 1000। और फिर फाइनली 31 मार्च 19 पे हमने गुड्स डिलीवर कर दिए, तो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट एसेट के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल के हवाले से। आई होप कि ये तीनों टर्म्स मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ एग्जांपल्स के साथ, और जो इनके इलस्ट्रेटिव सवाल वगैरह थे, इन सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये तीनों टर्म्स अच्छे से समझ आ गई है। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।